प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया हसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले साजिश फैल गई, चकवाल कनेक्शन बेनकाब, फौज ने 3 ब्रिगेडियर कर्नल गिरफ्तार कर लिए, मुल्की साजिश में मुलव्विस मजीद अहम किरदारों पर हाथ डालने का फैसला, तहकीकात में बड़े इंकशाफात, अडयाला जेल से खान के लिए पैगाम रसानी करने वाला नेटवर्क भी पकड़ा गया, राब्तों की कड़ियों ने बड़े राज खोल दिए, फैज ना बचा, फैजियाब होने वाले बचेंगे क्या? इसके अलावा बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने फौजी वेटरन्स को जीएचक्यू बुला लिया। आईएसपीआर ने जनरल आसिम मुनीर की साबिक आर्मी चीफ जनरल कियानी जनरल राहिल शरीफ के साथ मुलाकात की तस्वीर जारी कर दी। फौज एक पेज पर, अहम मौके पर अहम पैगाम, किसके लिए? इसके अलावा बात करेंगे बानी पीटीआई ने फैज हमीद को असासा करार दे दिया, जाया करने पर अफसोस। पीटीआई ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक पर लंदन प्लान में मुलव्विस होने का इल्जाम आयद कर दिया, बरतरफी का मुतालबा। और इसके अलावा बात करेंगे नवाज शरीफ ने जनरल फैज हमीद मामले पर पार्टी रहनुमाओं को दूर रहने की हिदायत कर दी, फौज का अंदरूनी मामला करार। ख्वाजा आसिफ ने जनरल बाजवा की तरफ से मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की धमकी का बड़ा इंकशाफ कर दिया। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे और डिस्कशन के लिए एक्सक्लूसिवली हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर दिफाई तज्जियाकार कमरान यूसुफ साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कमरान यूसुफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया कमरान यूसुफ साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपकी इन मामलात पर गहरी नज़र होती है और आपके पास खबरें भी होती हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कमरान यूसुफ साहब ये बताइए कि एवर सिंस ये हुआ है, जो बहुत अहम गिरफ्तारी हुई है और जिसके बाद से जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन पूरे मुल्क में है वो यही गिरफ्तारी और इसके बाद होने वाले मामलात है, ये बताइएगा किस तरह से देख रहे हैं जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी को इन द गिवन सर्कमस्टांसेस? देखिए ये बहुत गैर मामूली डेवलपमेंट है, दो के ये पहला मौका नहीं है कि किसी 3 स्टार जनरल को इस तरह से गिरफ्तार किया गया। एटलीस्ट 2 जो बड़े इंस्टेंस हैं हमारे सामने। एक जब 99 का कू हुआ था, जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ तैनात किया था और वो ISI के सरबराह थे। और उसके बाद हमने देखा कि क्योंकि कू हो गया, जनरल मुशर्रफ ने कू कर दिया, तो उनको काफी अरसे के लिए नजरबंद रखा गया और उनको डिसमिस किया गया था सर्विस से। फिर लेटली हमने देखा कि इसी तरह से एक और 3 स्टार जनरल जावेद इकबाल, उनको भी न सिर्फ गिरफ्तार किया गया, कोर्ट मार्शल हुआ उनको और उनको सजा भी सुनाई गई। बाद में सजा कम करके अब वो दोबारा रिहा भी हो गए। लेकिन दोनों, अगर आप जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट की बात देखें तो उस वक्त क्योंकि कू हो गया था और बाकी फौज की क़यादत एक तरफ थी, और फिर दूसरा जो जनरल जावेद इकबाल के खिलाफ ऑब्वियसली एस्पियोनेज, जासूसी के और जो के इल्जामात थे। लेकिन जो जनरल फैज हैं उनके खिलाफ जो इल्जामात हैं, एक तो करप्शन के, जो एक हाउसिंग सोसाइटी का, लेकिन उससे बढ़कर भी जिस तरह से आज ISPR ने कंफर्म किया है कि मजीद 3 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके बड़े क्लोज कॉन्फिडेंट थे और उसका लिंक जोड़ा गया है कि मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए और जो एक जमात के साथ शायद मिलकर उसके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। तो ये मेरे ख्याल में बहुत गैर मामूली बात है। पाकिस्तान में हमें पता है कि जो ISI के किरदार के ऊपर हमेशा से बात होती रही है, लेकिन कभी भी इस तरह से ISI चीफ के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और मोर इम्पोर्टेंटली कि अपने ही इदारे ने इस तरीके से कार्रवाई इनिशिएट की हो, तो आई थिंक ये एक बहुत गैर मामूली वाकया है और इसकी फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस है। और मुझे लगता है कि ये अभी जस्ट आगाज है, इसका दायरा कार आगे बढ़ेगा तो बहुत से शायद इसमें मजीद गिरफ्तारियां होंगी और इसका जो इम्पैक्ट है वो आई थिंक कई सालों तक हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, जैसे आपने कहा है कमरान यूसुफ साहब कि ये एक इसके जो इम्पैक्ट्स होंगे वो फार रीचिंग होंगे और अनप्रेसिडेंटेड ये एक्ट है जो हुआ है। अब ये जो उसके बाद हम एक सिलसिला देख रहे हैं कि जिस तरह से 3 फौजी अफसरान हैं उनकी भी गिरफ्तारियां हुई हैं और एक पूरा नेटवर्क है जो डिस्क्लोज हुआ है कि जो एक अदम इस्तेहकाम के, मुल्क के अदम इस्तेहकाम के लिए जो कोशिशें की जा रही थी उसमें इनको मुलव्विस पाया गया। तो आपको क्या लगता है कि ये बात यहीं तक रुकेगी या इसमें कुछ सियासतदान भी शामिल होंगे और दीगर इदारों के लोग भी शामिल होंगे? आई थिंक बिल्कुल जो सियासतदान भी शामिल होंगे और बाकी इदारों के लोग भी शामिल होने का बिल्कुल इम्कान है। आई थिंक इसमें बड़ा वाज़ेह है कि जो इंडिकेशंस आ रही हैं, शायद इवेंचुअली जो तरीके इंसाफ के बानी लीडर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी शायद इम्प्लिकेट होते नजर आते हैं। क्योंकि जो ISPR की स्टेटमेंट जो पीर को जब जनरल फैज की गिरफ्तारी की तस्दीक की थी, तो उसमें भी उन्होंने हिंट दिया था कि ना सिर्फ इनके खिलाफ जो टॉप सिटी के ऑफिस और घर को उन्होंने रेड किया था,
उन पर इल्ज़ाम है, बल्कि पोस्ट रिटायरमेंट कुछ ऐसे इंस्टेंसेस और ऐसे वाकयात हैं जिसमें जनरल फैज ने जो आर्मी एक्ट है उसकी खिलाफवर्जी की है और वो एस्टेब्लिश हो गया है। और फिर आज जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसमें भी अगेन जिक्र किया गया है, जो बाकी 3 लोग गिरफ्तार किया गया है कि उसमें शायद लिंकेज है कि मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए किसी सियासी जमात के साथ मिलकर ये सारा खेल खेला गया। तो जो आहिस्ता आहिस्ता ISPR अब जो बयानात सामने आ रहे हैं तो इससे तो क्लियर है कि इसका जो दायरा कार है वो सिर्फ मिलिट्री या इंटेलिजेंस ऑफिसर्स तक नहीं बल्कि उसके बाहर तक भी जाएगा। बल्कि आई लुक एट इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि ये बात होता है कि जो मौजूदा मुल्क की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, अस्करी क़यादत है, उन्होंने तो क्लियरली एक लाइन ड्रॉ की हुई है और वो चाहते हैं कि जो 9 मई के वाकयात हुए थे उसमें जो भी लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ सजा होनी चाहिए, लेकिन कुछ मामला अदालतों में लटक गए और कुछ और रिजर्वेशन की वजह से मामला आगे नहीं बढ़ सके। तो शायद इन अफसरान को गिरफ्तार करके, जिनके बारे में कहा जाता है कि जी बड़े मुकद्दस गाय थी, आर्मी जो एक बड़ा क्लियर मैसेज देना चाह रही है कि अगर हम अपने लोगों को नहीं छोड़ रहे तो फिर हमसे ये तवक्को ना करें कि जी अगर कोई सिविलियन उसकी जद में आएगा, जो सियासतदान होगा, जितना बड़े ओहदे पर हो, तो उसको फिर छोड़ा जाएगा। तो आई थिंक एक ग्राउंड सेट किया जा रहा है कि कल कोई फौज के ऊपर ये तनकीद ना करे कि देखें हम भी अक्सर रऊफ क्लासा साहब भी जानते हैं कि तनकीद करते रहे हैं कि जब सियासतदानों को तो टारगेट करना आसान है लेकिन सियासतदान अकेले तो ये काम नहीं करते, लेकिन जब फौज के अपने लोगों की बात आती है तो उसके हवाले से इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। तो शायद उस रिकॉर्ड को जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है वो एक करेक्ट करने की कोशिश कर रही है और अपने से आगाज कर रही है ताकि कल जब वो बगैर यूनिफॉर्म वाले लोग हैं उन पर हाथ डालें तो उन पर यह तनकीद ना हो कि आप डबल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया कामरान, आपने हमें ज्वाइन किया है। एक बड़ा इसका इंटरेस्टिंग सा इत्तफाक के हैं, कोइंसिडेंट के हैं कि जनरल फैज़ जो हैं, जो इसके पूरे आर्किटेक्ट बताए जा रहे हैं इस कंस्पिरेसी के, कू के या स्कीमिंग प्लॉटिंग वटेवर, तो उनका तल्लुक भी चकवाल से है सर। जो 3 आर्मी ऑफिसर्स ये पकड़े गए हैं उनके साथ बताया जा रहा है वो भी शायद चकवाल से ही हैं और आप भी चकवाल से ही हैं, जो हमारे साथ पूरी इसको सिचुएशन को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऑलवेज यू डू दैट इन अ ब्यूटीफुल मैनर। तो कैसे देखते हैं ये, मतलब चकवाल कनेक्शन जो है सारा वो चीफ से लेके नीचे तक, तो महज उनके क्योंकि अगर सबॉर्डिनेट्स से देवर कंपेल्ड कि अपना इलाकेदारी भी होती है, हम ये समझते हैं, फिर सबॉर्डिनेट्स भी होते हैं, आपकी बॉस भी हैं, आप ISI चीफ भी हैं, आपने कोई फेवर दी होती हैं, ली होती हैं, तो आप इनमें से यकीनी तौर पर मेरा ख्याल है कि आते जाते कभी ना कभी कोई अपने इलाके में कोई मुलाकात बातचीत हो जाती है। तो आप इसको कैसे देखते हैं चकवाल कनेक्शन को सर? नो ऑफेंसेस, आई डिडंट मीन टू एनी, वो नहीं है, हमारे दिल में आपके लिए चकवाल के लोगों के लिए बड़ी इज्जत है। मैं जस्ट एक वैसे इत्तफाकन मेरे जहन में ये बात आई है कि ये सारी कड़ियाँ जो है ना, 3-4 जो अब तक ऑफिसर्स गिरफ्तार हुए हैं वो सबका ताल्लुक चकवाल से है सर। और मैं लगा कि आपने जब इस बात का आगाज किया कि जनरल फैज का भी ताल्लुक चकवाल से है, 3 जो लोग मजीद गिरफ्तार है उनका भी चकवाल से, मैं भी चकवाल से हूँ सर, तो मुझे ये लगा कि आप कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि उस चक्कर में मुझे ही पकड़ ले, मैं भी उस नेटवर्क का शायद हिस्सा हूँ। बात ऑन अ लाइटर नोट में ये बात कर रहा हूँ सर, क्योंकि आपको तो पता है इवन के देखें जनरल फैज बिल्कुल चकवाल के इलाके के हैं और शायद जितना मैं और जानता हूं उनके खानदान को और उनको शायद और कोई भी ना जानता हूं, लेकिन कभी मैंने डिस्क्लोज नहीं किया। लेकिन जब ये ISI चीफ थे तो आपको भी पता है कि उनके दौर में मुझे भी उठाया गया था, तो लिहाज उन्होंने हमारा भी नहीं किया। तो खैर ये तो एक आपकी जब उनके बाद आपकी मुलाकात कभी हुई उसके बाद जब आपको पिक किया गया था और आपको हरास किया गया सर, मुलाकात हुई कभी आपकी, कोई आपने गिला शिकवा किया उनसे जनरल फैज से कि देखें? मेरी बिल्कुल आई थिंक मुलाकात कोई आप कह सकते कुछ 6-8 महीने पहले मेरी उनकी मुलाकात हुई थी। वहां पर उनकी एक करीबी जो रिश्तेदार थे वो हमारे पड़ोसी भी थे, तो उनकी डेथ हुई थी, तो मैं उनके फ्यूनरल पे उनके गाँव लतीफाल गया जी। तो वहां पर मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और तो के जब मैंने उनसे कहा, गिला किया कि आपने तो जो किया है, तो उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आपके साथ ऐसा हुआ। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वो प्लॉजिबल डिनायबिलिटी होती है। और उधर कुछ मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब ये उस वक्त काफी पकड़ धकड़ हो रही थी और मामला काफी गर्म थे, तो कुछ और भी 1-2 लोग थे जिन्होंने इनसे सवाल करने की कोशिश की। तो उस वक्त जनरल फैज ने ना बड़ा एक तासुर दिया कि जैसे जो मुल्क में इस वक्त सियासत हो रही है, इमरान खान जलसे जुलूस कर रहे हैं, पकड़ धकड़ हो रही है,
तो उन्होंने बड़ा मासूमियत से इजहार किया कि हैं अच्छा ये भी हो रहा है। उन्होंने बिल्कुल ऐसे शो किया कि जैसे उनको किसी चीज का पता ही नहीं है, वो किसी और दुनिया में रहते हैं। आफ्टर ऑल मतलब ISI के चीफ थे, अगर 8-10 लोगों के साथ बैठ के टेबल पे खाना खा रहे हैं तो वो अपने दिल की बात तो नहीं करेंगे, बट उन्होंने एटलीस्ट ये तासुर देने की कोशिश की, नोइंग द फैक्ट कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, कि जो मुल्क में जो कुछ उस वक्त हो रहा था तो उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको किसी चीज का पता नहीं है। इसको वैसे पोकर फेस कहते हैं, इसको मेरा ख्याल है उसमें ना पोकर फेस कि आपके चेहरे से आपका जो अंदाज़ा नहीं होना चाहिए जो सामने बैठे हुए हैं कि आपके पास कौन से पत्ते हैं, जो पोकर गेम खेली जाती है। दिस इज कॉल्ड ए पोकर फेस कि यू हैव टू एक्ट लाइक नथिंग इज हैपनिंग और मुझे तो कोई पता नहीं, हालांकि आपके पास सबसे ज़्यादा विनेबल पत्ते होते हैं। जी एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हैं। तो ओवरऑल आई थिंक जो चीज़ें जो अनफोल्ड हो रही हैं, देखें मेरा ख्याल है कि ये एक ऑब्वियसली आपको पता है कि जब ये ISI चीफ थे, इवन उससे पहले भी आई थिंक उनका इलाके में मोर देन दी मिलिट्री ऑफिसर उनका जो कंडक्ट था, वैसे भी जो उनका अदरवाइज भी खानदान था बड़ा एक वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल खानदान। और ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि इमरान खान के मतलब जब एस्टेब्लिशमेंट ने उन पर हाथ रखा तो उससे पहले जो इनका पूरा खानदान था, आपको पता है कि वो नून लीग का बड़ा पक्का हमायती था। अच्छा। ये नवाज शरीफ के और इनके हमायती थे। अच्छा। लेकिन जब ये सारा फिर जनरल फैज साहब ISI के और DGC बने, ISI के सरबराह बने, फिर PTI को सपोर्ट किया, तो फिर वो उनकी सपोर्ट पूरे खानदान की जो है ना वो बदल गई। तो वहां पे बच्चा बच्चा जानता था कि ये सपोर्ट करते हैं इमरान खान को, इनका एक ऑब्वियसली डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। और इवन यहाँ तक लोग जानते थे, बल्कि वहां पर तो ये बहुत पहले मुबारबातें मसूल कर चुके थे कि ये अगले आर्मी चीफ हैं जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे। तो शायद लगता है कि वक्त से पहले उन्होंने बहुत से अपने प्लान्स जो हैं उनको शायद डिस्क्लोज कर दिया था, और जिसकी वजह से आपको पता है कि फिर जो आज उनको देखना पड़ रहा है। और मेरे लिए फ्रैंकली आई थिंक डिस्पाइट द फैक्ट कि जो भी उनके खिलाफ इतने एलिगेशंस, इतने इल्जामात थे, मेरे लिए थोड़ा ये हैरान कौन था कि मुझे लगता था कि शायद ये इतना आसान काम नहीं है कि फौज जो है जो उनके अपने अंदर के इख्तलाफात होते हैं आमतौर पर अनलाइक पॉलिटिशियंस, ये बंद कमरों में ही उनको तय कर लेते हैं। कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेके रफा दफा कर लिया मामला, शायद पब्लिकली अपने लोगों को ह्यूमिलिएट नहीं करते। तो ये एक नया बैरियर मेरे ख्याल में क्रॉस हुआ है, और देखें कि ये फिर किस तरफ जाता है। इसको किसी का पता, इसकी कामरान इसकी वजह ये तो नहीं है, मतलब आपको लास्ट भी हमने जब आपसे बात हुई थी कि हर दफ़ा कोई ना कोई यहाँ PTI या दीगर जो लोग हैं या उनकी मीडिया टीमें हैं वो जब कोई एक्ट करती थी उसके बाद कोर कमांडर्स की मीटिंग होती थी, कभी आर्टिकल छप गया, कोई अल जजीरा में इंटरव्यू, कभी वहाँ इकोनॉमिस्ट में, कभी टेलीग्राफ में, कभी जनीवा की रिपोर्ट में, बला बला। तो उसके फौरी बाद एक कमांडर्स की मीटिंग होती थी और एक प्रेस रिलीज जारी होता था जिसमें कहते थे इन्हीं हाथों से निपटा जाएगा 9 मई वालों को। तो आप और मैं या बाकी लोग जो बात कहते थे कि जनाब कि ये तो अब एक रूटीन न्यू नॉर्मल बन चुका है कि जनाब की आर्मी जो है एज सच वो सिर्फ प्रेस रिलीजेज वो जारी करती है और कोई एक्ट नहीं कर सकती। डू यू थिंक कि ये चीज़ें भी एक दबाव का सबब बनी हैं या आर्मी पे कि जनाब के लोग अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि हम सिर्फ बातें करते हैं, हम कोई अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा कि दे डिसाइडेड का कुछ करना ही है तो एक ही दफ़ा बम शेल जो है ना हम ड्रॉप करते हैं एंड हियर वी आर। ये बिल्कुल पॉसिबल है, बट मुझे आई थिंक ये भी लगता है कि शायद जनरल फैज, आपको पता है कि अगर आप ओवरऑल देखें ये बात तो बिल्कुल तय है कि इमरान खान का जो फिनोमेना था तहरीके अदम एतमाद के बाद और इवन उससे पहले, आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख रही है कि आमतौर पर जब एस्टेब्लिशमेंट एक फैसला करती है तो अंदरूनी इनके इख्तलाफात जितने भी हों, लेकिन जब कोर कमांडर्स बैठ के फैसला कर लेते हैं तो फिर रैंक एंड फाइल जो है ना नीचे सिपाही से लेकर जनरल तक वो पब्लिकली एक ही पोजीशन लेते हैं। लेकिन इमरान खान के मामले के ऊपर जब ये डिवाइड पैदा हुई तो उसने एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी डिवाइड पैदा की। ये एक चेंज था और उस डिवीजन को आई थिंक जो रिफ्लेक्शन थी वो जनरल फैज रिफ्लेक्ट कर रहे थे, वो चीज़ हमें नजर आ रही थी। और उसको चीज़ को देखते हुए लगता ये है कि एक टसल चल रही थी इवन आर्मी चीफ की तैनाती से पहले भी, जब इमरान खान ने कोशिश की कि किसी तरीके से उनके कैंडिडेचर को, जनरल आसिम मुनीर के कैंडिडेचर को अंडरमाइन किया जाए, और कहा यही जाता है कि शायद उसके पीछे जनरल फैज शायद शामिल थे। वो नहीं चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने, बल्कि आई डोंट नो कि ये कंफर्म है या नहीं है। ये भावलपुर के कोर कमांडर थे, तो जब आर्मी चीफ की का फैसला हो गया कि आसिम मुनीर को लगाया जाएगा तो यहाँ तक भी शायद किसी ने कहा कि जनरल फैज ने कोई एक पिटीशन भी तैयार कर ली थी कि वो सुप्रीम कोर्ट में मूव करें, अच्छा, कि इसको चैलेंज किया जाए, लेकिन वो फिर शायद उनको किसी ने रोक दिया कि आप ऐसा ना करें। तो मुझे लगता है कि वो जो एक पीछे एक बैकग्राउंड था, एक पीछे जो था, तो ये
एक्शन शायद कहीं ना कहीं जनरल फैज के खिलाफ होना था। सिर्फ आई थिंक टाइमिंग का वो इम्पोर्टेंट किया। आई थिंक जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं शायद उन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट किया, जो इंटरनल एक होता है कि अपनी आप टीम बनाते हैं, चीजों को देखते हैं, एंड नाउ ही फील्स अप्रोप्रिएट इट इज टाइम टू रियली जो क्या कहते हैं ना कि जरा। अच्छा सर ये बताइएगा आपका, क्योंकि वही साहब ज़ाहिर है अब चकवाल की बहादुर और खूबसूरत धरती से आपका ताल्लुक है, वहाँ पे क्या रिएक्शन है? कोई आपके लोगों से बात हुई है, कोई लोगों ने आपको फ़ोन किया जनाब कि आप बैठे हैं कमरान भाई, आप बैठे हैं शहर में, आपको पता होगा और चीज़ों का आपको पता भी होता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? एनी, क्योंकि इन्होंने जो भी कहें अपने इलाके में तो इन्होंने बड़े काम किए हैं, वहाँ पे लोगों को नौकरियाँ बहुत सारी इन्होंने दिलवाई हैं, जनरल फैज़ ने दिलवाई हैं, बहुत सारी सड़कें बनवाई हैं, डेवलपमेंट का काम किया है। लोग वहाँ के जो हैं अपने आप को बड़ा एम्पावर फील करते थे कि हमारा DG ISI बैठे हुए हैं, जैसे होते इलाके के लोग अपने किसी बंदे के ऊपर एक तवक्को रखते हैं या एक, और फिर उन्हें यह था आर्मी चीफ बनेंगे। तो वहाँ पे कोई क्या रिस्पांस है, क्या रिएक्शन है वहाँ के लोगों का, या क्वाइट जैसे पूरा मुल्क हैरानी से देख रहा है, वो भी हैरानी से सारी प्रोसीडिंग्स को अगेन अनफोल्ड होते देख रहे हैं? मैं इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ कि इसके बारे में ओपिनियन एक डिवाइडेड है, इसमें कोई शक नहीं है। एक दो लोगों से मेरी बात हुई जो उनके गाँव के करीब ही रहते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें नहीं पता जनरल फैज ने क्या गलत किया क्या ठीक किया, बट हमें ये पता है कि मसलन एक मतलब मेरे जानने वाले ने मुझे ये बताया कि जनरल फैज से पहले हमारा गांव जो था बीच में एक बरसाती नाला गुजरता था। हमें तो ये पता था कि जब मॉनसून या बरसात आती थी तो हमारा गांव कट ऑफ होकर रह जाता था शहर से, लेकिन अब हम 24 घंटे आ जा सकते हैं क्योंकि जनरल फैज की मेहरबानी से वहां पर जो उन्होंने पुल भी बना दिया, जबरदस्त रोडें भी बना दी हैं, पार्क भी बना दिए हैं, सब कुछ कर दिया है। तो वहाँ पे अपने उन इलाकों में मतलब वो गैस तक ले गए हैं, मतलब काफी उन्होंने वहाँ पे काम किए। एक तो ये उनके बारे में पॉजिटिव वहाँ पर जरूर फीडबैक है, लेकिन दूसरी साइड के ऊपर उनके बड़े मुखालफिन भी हैं। मसलन एक इल्जाम ये भी है कि उनके जो भाई हैं नजफ हमीद और बाकी जो उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने शायद इल्जाम है मुबैना तौर पर जो जनरल फैज की पोजीशन का फायदा उठाते हुए लोगों की जमीनों पर कब्जे भी किए हैं, और लोग उनसे नाराज भी थे, और लोग कहते थे कि जी ये आज तो चले वर्दी में हैं, कल जब चले जाएंगे तो हम इनसे बदला लेंगे। और अब जो मेरी शायद सेंस है बात हुई है कि वहां पर एक भू का आलम है लतीफाल में। अच्छा। जो इनका जनरल साहब का फार्म हाउस भी था, वहां पर भी अब कोई बंदा न बंदे की जात, बिल्कुल सारे जो उनके रिश्तेदार वगैरह हैं जो वहां पर महफिल लगा करती थी वो बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गए हैं। तो इस लिहाज से आई थिंक ओपिनियन डिवाइडेड है, और ओवरऑल एक सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन भी है। लोगों का ख्याल है कि जो जिनके साथ उन्होंने ज्यादतियां की बकौल उनके, जब वो अब ISI के सरबराह थी या उनके फैमिली के लोगों ने, तो वो कहते हैं ये मकफाते अमल है। हम यही कहते थे कि आप कब तक वर्दी के जोर पर अपना रोब डालते रहेंगे, तो आज ये उनको दिन देखना पड़ा। और इस लिहाज से जरूर लोग कह रहे हैं कि देखें, जैसे मैंने कहा कि ये गैर मामूली वाकया है। आमतौर पर माजी में भी ISI के सरबराह रहे हैं, इल्जामात लगते रहे हैं, लेकिन कभी किसी के खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई नहीं हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सियासी मुदाखलत अपनी जगह पे, करप्शन के इल्जाम जो हैं वो बड़े सीरियस हैं, इस तरीके से कि आप किसी हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिस में उसके घर पे रेड करें, सोना डायमंड और पैसा उस तरीके से उठा लें। जाहिर है कि अब अगर जो GHQ तहकीकात कर रहा है, क्योंकि ये बात आप याद रखें कि ये जो अब कोर्ट मार्शल इनका हो रहा है, ये 3 स्टेजेस होती हैं। पहले इंक्वायरी होती है, अगर इंक्वायरी पर इल्जामात झूठे हों तो वहीं से आप क्लियर हो जाते हैं, अगर उसमें कुछ जान हो तो फिर एविडेंस पेश किया जाता है, और एविडेंस में अगर कुछ पता लग जाए कि हाँ वाकई कंपेलिंग चीज मौजूद है, फिर तीसरी स्टेज के ऊपर कोर्ट मार्शल आता है। तो इसका मतलब है कि जनरल फैज ऑलरेडी ये चीजें लगता है कि फौज ने काफी एस्टेब्लिश कर ली हैं, एंड आई थिंक इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि जब इनको, मुझे तो लगता है कि सजा होगी, शायद अब ये बच नहीं पाएंगे क्योंकि चीजें जिस तरफ जा रही हैं। तो इसलिए एक आई थिंक चकवाल के अंदर एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट भी है इस लिहाज से, अगर आप देखें कि जी उनके इलाके का एक जनरल जो कभी बड़ा उसका नाम था और शायद उनको लगता था कि एक आर्मी चीफ ही बनेगा, और आज उस पर इस तरह के संगीन इल्जाम हैं। अच्छा कामरान, आप क्योंकि मिलिट्री अफेयर्स को बड़ा करीब से रिपोर्ट करते हैं, उसको जानते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं बड़ा अच्छे तरीके से, आपको क्या लगता है कि ये, मैंने कल रात उनसे मालिक से भी पूछा था सवाल, लेकिन आपसे ज़्यादा रेलिवेंट बनता है सर, कि ये फैसला अकेले जनरल आसिम मुनीर का है कि हमने कोर्ट मार्शल करना है और जनरल साहब को गिरफ्तार करना है, या ये सारे सबूत जो हैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद जो आप स्टेजेस बता रहे हैं, ये कोर कमांडर्स की मीटिंग में रखे गए होंगे सब कमांडर्स के सामने कि ये वो इल्ज़ामात हैं, ये सारी प्रोसीडिंग्स हैं, अब आप बताएं कि हमने क्या करना है? इसको डंप करना है अपने एक बैंड ऑफ ब्रदर्स, जो एक आर्मी की एक टर्म होती है, उसके तहत हमने इनको रेस्क्यू
करना है, बेल आउट करना है, या हमने ओपन जाकर इनका ट्रायल करना? डू यू थिंक कि इसमें कोर कमांडर्स की भी मंशा शामिल होगी और इतना बड़ा फैसला किया गया कि या अकेले उन्होंने जनाब मुनीर साहब ने किया ये? आई थिंक जो आर्मी की रवायत है और ट्रेडिशन है, इस तरह का जो फैसला किया जाता है, और ये कोई आम फैसला नहीं है, नोइंग द फैक्ट कि कोई भी अगर आर्मी चीफ होगा, क्योंकि आपको पता है कि आज वो आर्मी चीफ है तो कल उनको भी रिटायर होना है, आज अगर कोई ISI चीफ है तो कल उसको भी रिटायर होना है। तो अगर आप एक प्रेसिडेंट सेट करेंगे तो कल उनको लगेगा कि उनके खिलाफ भी ये मामलात हो सकते, तो ये कोई इतना आसान फैसला नहीं था। तो गिवन के जो एक रिवायत है, इस तरह का अगर आप एक नई रिवायत आप डालने की कोशिश करते हैं या पुरानी रिवायतों को तोड़ते हैं, फैसला बिल्कुल आई थिंक मुझे लगता है कि आर्मी चीफ का है, लेकिन उसमें यकीनी तौर पर जो कोर कमांडर्स हैं, अगर सारे कोर कमांडर्स ना सही, जो रेलेवेंट लोग होते हैं, फौज के अंदर भी एक आपको पता है कि किचन कैबिनेट होती है, जो रेलेवेंट लोग होते हैं, तो उनको डेफिनेटली इसके हवाले से कॉन्फ्रेंस में लिया होगा। आई एम श्योर कि जो कोर कमांडर्स का तरीकाकार होता है, बंद कमरा इजलास होता है, वहां पर जो कोर कमांडर्स हैं उन्होंने अपने अगर कंसर्न्स होंगे तो वो खुलकर उसका इजहार करते हैं, लेकिन वंस द डिसीजन इज टेकन देन दे विल अबाइड बाय इट। तो मुझे लगता है कि इतना जो बड़ा फैसला उन्होंने लिया है, और ये भी बात याद रखनी है कि जनरल फैज व्हेन ही वाज इन द आर्मी और ISI के सरबराह थे, पेशावर के कोर कमांडर थे या भावलपुर के कोर कमांडर थे या इवन उससे पहले, तो वो बड़े पॉपुलर जनरल थे फौज के अंदर। तो आई एम श्योर कि उनको रिटायर हुए को बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, उनके कई जूनियर्स, कई ऐसे कोलीग्स आज भी फौज के अंदर मौजूद होंगे जो उनके बारे में एक सिंपैथेटिक राय रखते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो आई थिंक डेफिनेटली आर्मी चीफ ने ये फैसला लेने से पहले जो अपनी कोर कमांडर्स हैं उनको कॉन्फ्रेंस में लिया होगा और पूरा रीजन दी होगी कि किस बुनियाद पर वो ये एक्शन ले रहे हैं और ये एक्शन लेना क्यों जरूरी है। अच्छा, ये एक बड़ा दिलचस्प सा एक कोइंसिडेंट अगेन आई वुड से कि पाकिस्तानी तारीख में पिछले कुछ अरसे से जितने या आर्मी चीफ्स रहे हैं वो शायद इमरान खान साहब के इतने बड़े फ़ैन नहीं थे। मतलब मैं नाम ले लेता हूँ, उनको देख लें, इवन वो ठीक है जना मुशर्रफ साहब शुरू में थे, बाद में वो भी नहीं रहे, फिर हमने देखा जना कियानी साहब तो बिल्कुल 6 साल इमरान खान साहब के वो करीब ही नहीं गए, ना उन्होंने उन पर बात की। फिर जना रहील है, फिर उसके बाद जनरल इमन बाजवा साहब है, ठीक है निचली तौर पर ठीक था, बाद में वो भी खिलाफ हुए, जना आसिम मुनीर। लेकिन इसके बरक्स जितने DGI सही रहे हैं सर, दे वर ऑल मतलब इन लव विद इमरान खान। वो जनरल हमीद गुल साहब हूँ, जनरल ये शुजा पाशा साहब हूँ, जहीरुल इस्लाम साहब हूँ, फिर जनरल उसके बाद फैज़ हो गए, अब उसके बाद हमने देखा है रिसेंटली। मतलब ये इसको कैसे देखते हैं कि क्यों DGI सही जो है वो खान साहब के इतने बड़े रोमांस में थे और उनके आर्मी चीफ नहीं थे? मैं 3-4 जो नाम गिनवाए हैं। आई थिंक उसमें क्योंकि एक तो हमारा जो ISI आपको पता है कि पॉलिटिकल इनका रोल रहा है, तो ऑब्वियसली जो सियासी जमातों से डील वो करते रहे हैं, और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि टू बिगिन विद इवन जब इमरान खान सियासी मंजर-आम पर आए तो उनको एज अ थर्ड फोर्स के तौर पर ऑब्वियसली जो ISI है वो थर्ड फोर्स के तौर पर देखती थी, और एक एज अ प्रेशर ग्रुप के तौर पर जो 2 रिवायती जमातें थीं उनके खिलाफ उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की। इसके हवाले से आई थिंक जनरल असद दुरानी ने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल, वो पब्लिश तो नहीं हुआ, आमतौर पर वो ग्रुपों में शेयर करते हैं, मुझसे भी उन्होंने शेयर किया था, तो उसमें उन्होंने बड़ी जबरदस्त ये बात कही थी जो आप बात जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो जनरल इमरान खान है ये लेट 90s से ये पावर कॉरिडोर्स में किसी तरीके से अपने आप को बेचने की कोशिश कर रहे थे, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। जो सक्सेसिव आर्मी चीफ्स थे वो जनरल मुशर्रफ, जनरल कियानी, जनरल रहील शरीफ के किसी तरीके से वो उन पर ट्रस्ट करें और एतमाद करें और उनको मौका दें कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन किसी भी, उन्होंने कहा कि एक पार्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट यानी कि जो ISI के अंदर लोग थे वो जरूर इमरान खान के हिमायती थे, लेकिन जिन जनरल मुशर्रफ हों, जनरल रहील शरीफ हों या जनरल कियानी हों, उन्होंने कभी भी बेट नहीं ली। उन्होंने कहा कि नहीं, इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर आई थिंक इट इज टू रिस्की। लेकिन ये जनरल असद दुरानी ने लिखा कि जब वो एक किताब उन्होंने लिखी थी GHQ में पेशियां भुगत रहे थे, जब उनको एक भिनक पड़ी कि शायद जनरल बाजवा जो हैं अंडर देयर एस्टैब्लिशमेंट वो इमरान खान को 2018 के इलेक्शन में सपोर्ट कर रहे हैं और उनको एज प्राइम मिनिस्टर लाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने उस अफसर को ये तंबीह की कि जनरल बाजवा को जाके बताना कि ये हरकत कभी ना करना। बल्कि उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा, मे बी PTI वालों को अच्छा ना लगे, ये जनरल असद दुरानी के वर्ड्स हैं कि इमरान खान इज अ कॉन मैन। अच्छा, आप इस पर रिलाई करेंगे तो आपके लिए ये दर्द सर बनेगा। उन्होंने कहा कि फिर वही हुआ कि ये आपको ही खाएगा इवेंचुअली, और आपने देखा कि जनरल बाजवा ने वो बेट ली। उन्होंने कहा कि इनको प्राइम मिनिस्टर के लिए सपोर्ट करते हैं, और फिर सबसे ज्यादा गालियां आज मेरे ख्याल में PTI वाले
और इमरान खान आप हमारे साथ रहे, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद कुछ अभी 2-3 सवाल बड़े अहम हैं जो आपसे पूछने वाले हैं। आप बड़े दिनों बाद हमारे हाथ चढ़े हैं और सिचुएशन बड़ी एक्सप्लोसिव है, सो प्लीज स्टे विद अस। मेरा ख्याल है ब्रेक लेनी है अभी हमें। जी बिल्कुल, जो बानी पीटीआई का रिएक्शन है उसके ऊपर भी बात करेंगे और इसके अलावा मजीद भी जो मामलात आगे चल रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है कामरान यूसुफ साहब। कामरान यूसुफ साहब, ब्रेक से पहले क्लास साहब ने आपसे बात की थी, आपसे सवाल पूछा था कि जो आर्मी चीफ ने ये डिसीजन लिया है ये एक इंडिविजुअल डिसीजन है या इसमें कंसल्टेशंस हैं फौज के अंदर और एक पेज पर है सब। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आज हम देखें जो एक वेटरन्स के साथ एक मीटिंग हुई और जो ऑप्टिक्स क्रिएट हुए हैं कि जिस तरह से 2 साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब और जनरल कियानी साहब, इनके साथ जो एक तस्वीरें सामने आई हैं और जो एक बॉडी लैंग्वेजेस हैं, ये भी इसी मैसेजिंग का पार्ट है और ये कुछ मैसेज दिया जा रहा है। बिल्कुल, आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जब से जो मौजूदा आर्मी चीफ बने थे जनरल आसिम मुनीर, तो आमतौर पर रिवायत ये है कि अक्सर इनकी जो मीटिंग्स हैं जो रिटायर्ड जर्नैल हैं, खास करके जो सर्विसेज चीफ्स हैं, इनके साथ इंटरेक्शन होता रहा है। लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक जब से ये आर्मी चीफ बने थे तो यूजुअली उस तरह की जो इंटरेक्शंस हैं, मीटिंग्स हैं, वो नहीं हो रही। और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो यही थी कि शायद उस वक्त जनरल आसिम मुनीर को ये लगता था कि इवन रिटायर्ड जो जर्नैल हैं, ये जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, उनके अंदर भी एक राय पाई जाती थी कि शायद वो सिंपैथेटिक थे टूवर्ड्स इमरान खान। और ये जो व्यू है जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, ऑफकोर्स जनरल आसिम मुनीर ये नहीं सुनना चाहते थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो मीटिंग हुई है वेटरन की और 2 आर्मी चीफ क्लियरली वहां पे जनरल अशफाक परवेज कियानी और जनरल राहील शरीफ वहां पे मौजूद थे। तो आई थिंक ये आई एम श्योर कि ये जब इंटरेक्शन हुआ होगा तो इन्होंने जनरल आसिम मुनीर ने कॉन्फिडेंस में लिया होगा कि आखिर जनरल फैज के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है और मजीद जो बाकी जो फौजी रिटायर्ड अफसरान हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो इस सिलसिले में आई एम श्योर कि उनको एतमाद में लिया होगा, क्योंकि मैं जैसे पहले भी आपसे कह रहा था कि जब इस तरह किसी 3 स्टार जनरल के खिलाफ, एक ऐसे जनरल के खिलाफ जो ISI का सरबराह भी रहा हो, तो जब कार्रवाई होती है तो ना सिर्फ जो सर्विंग जो अफसरान है बल्कि जो रिटायर्ड अफसरान हैं उनके अंदर भी एक जरूर कंसर्न पाया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि मैं पहले भी जैसे कह रहा था कि सियासतदान आपस में लड़ते हैं तो बीच चौराहे में लड़ते हैं। फौज के अंदर अगर जर्नैलों में लड़ाई होती है तो आमतौर पर वो चौराहों पे नहीं होती, वो बंद कमरों में ही लड़ते हैं और उधर ही जो भी अपने मामला सेटल करने होते हैं वो कर लेते हैं। पब्लिकली वो एक यूनिटी का पैगाम देते हैं। तो ये जो मौजूदा आर्मी चीफ ने किया है, ये जो अब फौज कर रही है कि आप एक 3 स्टार रिटायर्ड ISI चीफ को ट्राई कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि उसके लिए सपोर्ट विन करना विद इन दी आर्मी जो सर्विंग लोग हैं एंड रिटायर्ड लोग हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई एम श्योर कि मुझे बाकी तो इल्म नहीं है, बट इस हवाले से जो जनरल आसिम मुनीर है उन्होंने जो फौज की जो वेटरन्स हैं, जो रिटायर्ड आर्मी चीफ्स वगैरह हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लिया होगा। अच्छा, आज हमने देखा है कि साबिक आर्मी चीफ जैसे आप कहते हैं, स्पेशली जो लिविंग होते हैं, तो उनको बुलाया जाता है। ये कटसी है, बिल्कुल एक ट्रेडिशन भी है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि माजी के कुछ और भी आर्मी चीफ्स हैं। रिसेंट अगर देखें, जनरल बाजवा साहब थे, वो नज़र नहीं आ रहे। बाद लोग कह रहे शायद पाकिस्तान से बाहर है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर भी होते, अगर आपने इतना बड़ा एक पैगाम देना था तो उनको बुलाया भी जा सकता था, वो आ भी सकते थे। और एक नंबर 1 फिर हम देखते हैं जनरल वहीद काकड़ साहब हैं, वो भी वहीं रहते हैं, आर्मी हाउस के करीब ही उनका घर है। फिर जहांगीर करामा साहब जो हैं वो भी अगेन वो यहीं पे हैं, पाकिस्तान में हैं, लिविंग हैं। तो क्या वजह है कि अक्सर हमें सिर्फ जो रावलपिंडी में आर्मी चीफ रहते हैं वही नज़र आते हैं और कोई वहाँ से बाहर कोई स्टेशन में है वो नज़र नहीं आते? या इवन काकड़ साहब, या उनके हेल्थ के इश्यूज़ होंगे, बिकॉज ही माइट बी क्वाइट मतलब एजेड होंगे इस वक्त। इसको कैसे देखते हैं कि बाकी आर्मी चीफ नहीं थे, सिर्फ 2 आर्मी चीफ नज़र आए हमें? And even I think जनरल असलम बेग भी नहीं थे। हाँ, असलम बेग, yes, I'm sorry, वो भी बिकॉज ऑफ एज फैक्टर हो, maybe, yes. I think again ये मुझे लगता है कि we can only guess के शायद उसके अंदर वो जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर डिवीजन है ना, इवन जो रिटायर्ड फौजी अफसरान है, मे बी उसको भी रिफ्लेक्ट करता हो। जनरल बाजवा की जो एब्सेंस है ऑब्वियसली दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो पाकिस्तान में नहीं है, दुबई में है। और हालांकि आपको पता है कि जब आर्मी चीफ बने थे आसिम मुनीर, तो उसके कुछ महीनों के बाद ये एक शोदा के हवाले से तकरीब हुई थी और उसमें बिल्कुल उनके साथ बैठे हुए थे जनरल बाजवा। तो उसमें फिर क्लियरली इस इंप्रेशन को डिस्पेल करने की कोशिश की गई थी कि क्योंकि जब आर्मी चीफ की तैनाती हो रही थी तो एक व्यू ये भी था
कि शायद जनरल बाजवा जो थे वो भी इस हक में नहीं थे जो उन्होंने रिकमेंड की थी अपनी तरफ से। वो शायद जनरल आसिम मुनीर के बजाय जो बाकी 76 लॉन्ग कोर्स के बाकी लोग थे उनको, उनमें से किसी एक को आर्मी चीफ बनाने के हक में थे। लेकिन जब जनरल बाजवा मौजूद थे उस तकरीब में तो उस जो इम्प्रेशंस हैं उनको डिस्पेल करने में ऑब्वियसली मदद मिली। जो मुझे बहुत कुछ अर्सा पहले मेरी जनरल बाजवा के जो करीबी बहुत जराए हैं उनसे जब बात हुई थी तो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि उनको ये लगता था कि वो कहते हैं कि जितने लोग मुझे कहते हैं कि जनरल फैज जो हैं वो मेरे करीब था, उन्होंने कहा कि लोग ये नहीं जानते जितने जनरल फैज मेरे करीब थे उतने ही जो मौजूदा आर्मी चीफ है जनरल आसिम वो मेरे करीब हैं। तो मैं एक मतलब जो करीबी उनके जराए थे उन्होंने ये कहा कि मैं क्यों मुखालफत करूंगा कि जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की बात हो रही थी उन्होंने क्लेम किया, क्रेडिट लिया कि ये मैंने ही रेकमेंड किया था, मैंने प्रपोज किया था कि आप जनरल आसिम मुनीर को गवर्नमेंट को कि आर्मी चीफ लगाएं, क्योंकि अगर जनरल आसिम मुनीर मेरे हक में ना होते या मुझे उनसे कोई इख्तलाफ होता तो मैं किसी ऐसे बंदे का नाम क्यों रेकमेंड करता जो कल मेरे लिए भी प्रॉब्लम बने। तो एटलीस्ट ये चंद माह पहले की बात है, आई डोंट नो कि अब क्या सिचुएशन है। तो एटलीस्ट जनरल बाजवा जो है ही फील्स के जनरल आसिम मुनीर जो है, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि जनरल फैज के खिलाफ जो भी कार्रवाई हो रही है वो शायद उन्होंने अकेले तो नहीं की होगी, जब वो डीजीसी थे या आईएसआई के सरबराह थे उस वक्त असल बॉस तो मैं इसी सवाल पे आ रहा था कामरान, मैं सवाल ही कर लेता हूँ कि आज उमर अयूब साहब ने बड़ा खुलकर बात की है कि जनाब एक तरह का मुझे ये लगता है कि पीटीआई कल अगरचे इमरान खान साहब जो हैं अपने थे उन्होंने तस्वर दिया जी फौज के इंटरनल मसले हमारा कोई तल्लुक नहीं, कल हम ये बात कर रहे थे मालिक साहब से, लेकिन आज उन्होंने थोड़ा ट्विस्ट दिया है कि आज ये उमर अयूब साहब अब आपने सुना होगा खुलकर उनके हक में आए हैं कि जनाब वो अकेले तो नहीं थे, जनरल बाजवा भी थे, अगर आपने सजाएं देनी है ट्रायल करना जनरल बाजवा साहब का भी करें, और उन्हें शायद फील होता है कि अगर हम इनमें आके इनके साथ जनरल बाजवा को अटैच करेंगे तो जनरल ये फैज़ को भी रिलीफ भी मिल सकता है कि फ़ौज शायद अपने आर्मी चीफ का साबिक आर्मी चीफ का ट्रायल करने से ज़रा घबराती है, ज़रा उसको सेंसिटिव समझती है, लिहाजा वो अटैच कर रहे हैं कि जनरल बाजवा का भी होना चाहिए। जनरल बाजवा साहब की मर्जी के बगैर तो कोई चीज़ें नहीं होती थी। आई खान साहब ने भी उनको ओनरशिप दिया कि जनाब वो तो हमारा बहुत बड़ा सासा थे। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि जनरल बाजवा साहब पे भी दबाव आ सकता है? इधर से हमने ख्वाजा आसिफ साहब को सुना है, उन्होंने भी ये पैडल पे उन्होंने भी उस पे एक्सेलरेटर पे पैडल ज़रा दबाया, स्पीड दी है। इधर से हुकूमत भी जनरल बाजवा साहब के खिलाफ गुफ्तगू कर रही है, उधर से इमरान खान साहब और उमर अयूब साहब भी कर रहे हैं। को लगता है आपको कि, और आप कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब आसिम मुनीर साहब के उसके खिलाफ थे एलिगेशन के, कहीं पर जनरल बाजवा साहब भी दरमियान में ये आ सकते हैं, इनको भी अगेन कोई ना कोई केसेस का सामना करना पड़ सकता है, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ भी हो गए थे। आपको क्या लगता है कि आपकी क्या फीलिंग है? आप तमाम इन खिलाड़ी एक्टर्स जो हैं इस पूरे खेल के वन वे द अदर आप सबको मेरा ख्याल जानते भी हैं, रिपोर्टिंग भी करते रहे इनके बारे में, आपकी क्या रीडिंग है सर कि जनरल बाजवा साहब पे भी केसेस हो सकते हैं इस तरह? आई थिंक मुझे जो लगता है, जो मेरी अपनी रीडिंग है कि जनरल बाजवा ने देखें ये जो सारा सिलसिला शुरू हुआ वो ऑब्वियसली जब इमरान खान को वो सपोर्ट कर रहे थे, मुझे लगता है कि जनरल बाजवा ने जो अपना कफारा है वो अदा कर लिया है कि जब ये तरीके अदम एतमाद आई और जो सबसे बड़ा नवाज शरीफ का जो डिमांड थी कि जो भी बिहाइंड द सीन नेगोशिएशन जनरल बाजवा के साथ चल रही थी कि आप विड्रॉ करें जो सपोर्ट है जो आप इमरान खान को दे रहे हैं और दूसरा रिहेबिलिटेट करें नवाज शरीफ को और वो चीज़ें। और फिर हमने देखा कि जो एस्टेब्लिशमेंट ने जो अपनी पॉलिसी जो तब्दील की असल में, क्योंकि यहाँ ये बात भी बताना बहुत ज़रूरी है, लोगों का ये ख्याल है कि शायद जब आसिम मुनीर के आने के बाद पीटीआई के साथ एस्टेब्लिशमेंट का रवैया को तब्दील हुआ है। असल तब्दीली तो जनरल जो बाजवा हैं उनके दौर में शुरू हुई थी जब उन्होंने विड्रॉ किया था, और उसकी पहली कड़ी ये थी कि जनरल फैज को बतौर आईएसआई चीफ हटाया था क्योंकि वो सबसे बड़ी सपोर्ट थे इमरान खान की, तो वो तब्दीली तो वहां से शुरू हुई थी। फर्क ये है कि जब जनरल आसिम मुनीर आए हैं तो जनरल बाजवा जो थे उनके बारे में कहा जाता था कि वो विकेट के चारों तरफ खेलते थे, सारों के साथ वो बना के रखते थे। लेकिन जनरल आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने उसी पॉलिसी को, अगर जनरल बाजवा पहले 50 की स्पीड पे लेके जा रहे थे तो जनरल आसिम मुनीर आए तो उन्होंने उसको 200 की स्पीड पे एक्सेलरेटर पे पाँव रख दिया। तो ये एक बुनियादी फर्क है। तो मेरी अपनी जो रीडिंग है, जो एक पुराना जो रिलेशनशिप ही है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर ने जनरल बाजवा के अंडर ही सर्व किया है और जो एक इनके आपस में जो भी चीजें हैं, मुझे लगता है कि शायद जनरल बाजवा तक बात नहीं जाएगी। उनको कहीं ना कहीं से फ्री पैसे दे दिया जाएगा। हाँ, ये पीटीआई की ख्वाहिश जरूर है, वो उनको इम्प्लीकेट करना चाहते हैं, बट आई वुड बी सरप्राइज्ड कि अगर इस सारे मामले में जनरल बाजवा इम्प्लीकेट। आपने भी कहा कि जनरल बाजवा साहब ने अपना कुफारा अदा कर दिया था, फेयर इनफ, तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब रोजाना बम्बार्डमेंट क्यों कर रहे हैं और वो उन पे क्यों पूरी चार्जशीट बनाकर बैठे हुए हैं सर? वो क्या मतलब वैसे हो?
वो आई थिंक ये अब PMLN के अंदर भी एक अपनी बातें, अगर आप दूसरी तरफ देखें तो आई थिंक वो मलिक अहमद खान साहब, उनका कोई और एक बयान सामने आया है, वो कुछ और कहते हैं। और इवन मुझे आई थिंक जनरल बाजवा के जो बहुत करीबी जराए हैं, जो एक्सटेंशन वाली बात भी होती है, तो मुझे किसी ने बताया कि वो तो जनरल बाजवा जो है वो अपनी माँ की कसम खा के कहते हैं कि जी इन्होंने मैंने कभी एक्सटेंशन नहीं सीख की, बल्कि शहबाज शरीफ ने मुझे 5 दफा खुद एक्सटेंशन के लिए मुझे ऑफर की थी, मैंने कभी लेकिन कामरान, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, पाकिस्तान में कोई आर्मी चीफ खुद अपने मुंह से नहीं मांगता होता, वो हालात पैदा कर देता होता है। मतलब जैसे उस वक्त ये पनामा का स्कैंडल आ गया तो जनरल रिजवान साहब गए थे नवाज शरीफ साहब के पास कि जनाब आप रहील शरीफ साहब को 1 साल के एक्सटेंशन देते हैं। सो इस तरह के हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि खुद पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमने अगर रहना है प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो जनाब आप ले लें, वो तो फिर डील की जाती है, वो मुंह से तो नहीं मांगते, सर्कमस्टांसेस पैदा कर देते हैं कि अगर आपने रहना है तो फिर हमने भी रहना है साथ। नहीं, वो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे जो लगता है ख्वाजा आसिफ का बयान अपनी जगह पे, मुझे ये लगता है कि आई थिंक जो PMLN है और खास करके नवाज शरीफ है, वो यकीनी तौर पर जनरल फैज की अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन आई थिंक कि जहां तक जनरल बाजवा का ताल्लुक है, आई फील कि उनको लगता है कि जनरल बाजवा ने अपने जो गुनाहों का कफारा है वो अदा कर दिया, तो शायद ठीक है उनके ट्रायल के लिए वो नहीं जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि उन तक बात जाएगी। बहुत शुक्रिया सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया। कामरान यूसुफ साहब अपना एक्सक्लूसिव एनालिसिस हमारे साथ शेयर कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्लास साहब से उनके व्यूज लेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, आपने डिस्कशन सुनी है और जो सारी बात की कामरान यूसुफ साहब ने, मेनली आपने उनसे सवाल किए, कैसे कंक्लूड करेंगे, क्योंकि अब बिल्कुल लास्ट मोमेंट। मेरा ख्याल कंक्लूजन तो नहीं है, नो इट्स जस्ट बिगिनिंग। अब तो डिस्कशन को ये कह रहा हूँ, अब ये सारा जो खेल है, सारी चीज़ें हैं, ये तो फैलते जा रहे हैं। अब तो अंडे बच्चे निकलना शुरू हो गए इससे। और जो मैं एक सवाल पूछना था लेकिन टाइम नहीं था, मैं लिख के भी रखा हुआ था कि आखिर क्या वजह थी कि जनरल फैज जो है नोइंग आर्मी ट्रेडिशंस, बहुत सारे आर्मी चीफ नहीं बने माजी में, हमें पता है, एक दूसरे का रेवल्स भी थी, दुश्मनियाँ भी थी, मतलब बहुत कुछ था, लेकिन फिर भी जब वो नहीं बन सके, रिटायर हुए, चुप करके घर चले गए, अपने फार्म हाउस, ज़मीनें जो भी मिलिट्री से मिला, अपने कारोबार, बिजनेस, जॉब, जब उन्होंने कुछ और कर लिया या गोल्फ खेलने चले गए, उन्होंने कभी दोबारा ये पॉलिटिक्स में इस तरह की ओपन इंटरवेंशन नहीं की। हाँ, बैकग्राउंड पे करते रहे होंगे, इमरान खान साहब से मिले, नवाज शरीफ से मिले, शहबाज से मिले, किसी को मशवरा दे दे, वो होती होंगी, लेकिन इतना एग्रेसिवली जितनी चीज़ें आ रही हैं जनरल फैज़ के बारे में कि इमरान खान साहब के पीछे खड़े होकर जो उन्होंने अपने स्कोर सेटल करने की कोशिश की है इसके फौजी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जनरल आसिम के साथ, इवन ISI में जो लोग बैठे थे जिन्होंने उनको रिप्लेस किया था, तो जिस तरह के उन्होंने टेक ऑन किया है और ओनरशिप ली है, ये मेरे लिए हैरान कौन है कि आखिर उनको ये किस बात ने कन्विंस किया कि आई कैन ऑल अलोन विद द हेल्प ऑफ इमरान खान मैं पूरी फौज एस्टेब्लिशमेंट को डिमोलिश कर सकता हूं, मैं टेक ऑन कर सकता हूं, मैं इनके साथ अपना बदला ले सकता हूं। दैट्स अ वेरी अगेन ह्यूज क्वेश्चन फॉर मी कि उनको किस चीज़ ने कन्विंस किया। या तो बिट्रेयल उन्हें फील हुई है, धोखा फील हुआ है, या उन्हें लगा है कि ना मेरे साथ ज्यादती हुई है, जिसने भी की है। $1 million ह्यूमन आर वेरी स्ट्रेंज सोल्स। इस पे बहस करते रहेंगे। जनरल साहब किस बात पे सवाल है ये क्लास साहब कि मैं लड़ सकता हूं सबसे, और इसके ऊपर बात होनी भी चाहिए, लेकिन सर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।